नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विशेष में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ। आज हम बगावत की आग में जलते पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं किसी शायर के चंद इन पंक्तियों से, जहाँ वो कहते हैं कि तख्त के लिए जब जिंदों को जलाया गया, बगावत के नाम पर जब सब कुछ मिटाया गया। बंदूकें बोलीं और आवाज़ खामोश हुई, तख्तो-ताज को फिर एक बार ललकारा गया। कुछ यही हाल इस वक्त बांग्लादेश का है। भारत का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश सबसे बड़े संकट से इस वक्त गुजर रहा है। हिंसक आंदोलन के बवाल से पूरा बांग्लादेश दहला हुआ है। उधर अगर छात्रों के प्रदर्शन की बात करें तो कट्टरपंथियों ने इसे पूरी तरह से हाईजैक कर लिया। जब प्रदर्शनकारियों का गुस्सा हिंसक होने लगा तो सेना ने सरकार से मुंह मोड़ लिया और बिल्कुल फिजा बदल गई। हिंसक प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अचानक पद से इस्तीफा देकर देश को भी छोड़ना पड़ा। इसके बाद देश के सेना प्रमुख वकार उज जमान ने घोषणा की कि सेना की मदद से नई अंतरिम सरकार बनाई गई है और 5 अगस्त को सेना ने पीएम शेख हसीना को 45 मिनट का अल्टीमेटम देकर पद छोड़ने को कह दिया और 15 साल तक बांग्लादेश की सत्ता संभालने वाली शेख हसीना ने दोपहर करीब 2:30 बजे अपना इस्तीफा दिया और देश को छोड़कर शरण लेने भारत पहुंच गई। और इन सब घटनाओं के बीच हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारियों ने उनके आवास में घुसकर पूरी तरह से तोड़फोड़ की और लूटपाट करते दिखे। सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान ने देश की बागडोर अपने हाथ में लेने की घोषणा की और साथ ही अंतरिम सरकार के प्रमुख की नियुक्ति करके एक बार फिर से नई सरकार बनाने में लग गए। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया। इतना ही नहीं, इस दौरान वो सभी छात्र जो कि अवामी लीग पार्टी ने हसीना के इस्तीफे की मांग की थी, उन सभी को मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और अब प्रतिबंधित जमात ए इस्लामी पार्टी के प्रभाव के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा। इसके साथ साथ खालिदा जिया को जेल से बाहर निकाला गया। बांग्लादेश में इस विरोध के पीछे आरक्षण के अलावा तमाम और वजहें भी हैं, जिसमें बेरोजगारी, घटते विदेशी मुद्रा भंडार और हर चीज पर नियंत्रण की इच्छा प्रमुख है। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि 1971 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों के लिए 30% का जो आरक्षण है सरकारी नौकरियों में, उसे खत्म किया जाए और इससे कोटा सिस्टम जो लागू किया गया है, इससे एक तरह से असंतुलन पैदा हो रहा है। पहले जब हिंसा भड़की थी तो तब कोर्ट ने कोटे की सीमा को घटा दिया था, लेकिन हिंसा तब भी नहीं थमी। अब प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए थे और हिंसा लगातार बढ़ती जा रही थी। 300 से अधिक लोगों की अब तक मौत की खबर है। उधर बांग्लादेश में यदि बात करें तो हसीना विरोधी आंदोलन थमने का नाम ही नहीं ले रहा और पूरे बांग्लादेश में अराजक स्थिति इस वक्त बनी हुई है। ऐसे में भारत की भूमिका बेहद अहम है। प्रदर्शनकारियों ने इस बीच शेख हसीना के साथ कई प्रमुख नेताओं की हत्या करने की धमकी दी है। सड़कों पर अवामी लीग के कई नेताओं की लाशें मिली हैं। वहीं हिंदुओं पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। कई मंदिरों को तोड़ा गया है और आगजनी की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। बांग्लादेश में सत्ता पलट के बाद अब ढाका में भारतीय उच्चायोग में गैर आवश्यक सेवाओं में कार्यरत तमाम कर्मियों को उनके परिवार के सदस्य स्वेच्छा से भारत लौट रहे हैं। आज के विशेष में हम बांग्लादेश में इसी हालत की चर्चा करेंगे, तख्ता पलट की कहानी बताएंगे और साथ में इतिहास के
पन्नों को भी पलटेंगे कि आखिर बांग्लादेश के जन्म की दास्तान क्या थी और भारत का उससे क्या रिश्ता है। शुरू करते हैं आज का ये विशेष। सत्ता के इस खेल में सब कुछ था अनजान, तख्त के लिए कोई अपना न रह सका इंसान। कुछ इसी तर्ज पर बांग्लादेश में यही खेल चलता रहा। बांग्लादेश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मानी जाने वाली शेख हसीना का दिन दहाड़े तख्ता पलट हो गया। हसीना को न सिर्फ अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी बल्कि प्रधानमंत्री आवास से तुरंत निकलना पड़ा और देश छोड़कर भारत आना पड़ा। जनाक्रोश के इस आग में शेख हसीना की सरकार खाक हो गई, लेकिन खतरा कहीं इससे बड़ा था। शेख हसीना कुछ समय और बांग्लादेश में रह जाती तो शायद उनकी हत्या हो जाती या उनकी जान पर आफत आ जाती। गनीमत रही कि भारत ने सीधे शेख हसीना को आने का ऑफर दे दिया। संकट में ऐसी मदद उन्हें और कहां से मिलती। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई शेख हसीना की सरकार ने ये सोचा भी न होगा कि पाकिस्तान की राह पर चलकर वहां भी सेना के इशारे पर तख्ता पलट की साजिश होगी, और वो भी छात्र आंदोलन की आड़ में, जिसमें देश की आतंकी ताकतें शामिल हो जाएंगी। ये जो आंदोलन बांग्लादेश में देखने को मिला, ये केवल बांग्लादेश तक ही सीमित नहीं रहा। ऐसा सोचना खतरनाक हो सकता है। शेख हसीना लोकतांत्रिक तरीके से चुनावी प्रक्रिया के जरिए चौथी बार चुनकर वहां की सत्ता पर काबिज हुई थी, लेकिन वहां बेगम खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और बांग्लादेश के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जमायत उल मुजाहिदीन जमात इस्लामी ये पचा नहीं पाए, और इन सब के बीच सेना को हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। आइए देखते हैं तख्ता पलट पर यह खास रिपोर्ट। बांग्लादेश में बगावत, छात्रों और कट्टरपंथियों का हल्ला बोल। शेख हसीना देश छोड़ भागी। बांग्लादेश में सत्ता पलट। विरोध और विद्रोह, इन तस्वीरों में आवाम का गुस्सा जाहिर हो रहा है। बांग्लादेश में हिंसक झड़पें सोमवार सुबह शुरू हुई। ये उस वक्त हुआ जब प्रदर्शनकारी असहयोग कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। आवामी लीग, छात्र लीग और जुबो लीग के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और फिर दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। प्रदर्शनकारी सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था के मुद्दे को लेकर हसीना का इस्तीफा मांग रहे थे। प्रदर्शनकारी विवादास्पद आरक्षण प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं, जिसके तहत 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले लड़ाकों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण देने का प्रावधान है। बाद में आरक्षण भले ही 5% कर दिया गया हो, लेकिन गुस्सा थमा नहीं। उधर शेख हसीना के ढाका छोड़ने के बाद प्रदर्शनकारी पीएम हाउस में घुस गए और वीडियो में वहां मौज मस्ती करते हुए दिखाई दिए। प्रदर्शनकारी बिस्तर पर जूता पहने लेटे दिखे। कई प्रदर्शनकारी किचन में भी घुस गए और वहां बने पकवान भी खाते दिखाई दिए। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में दाखिल हुए और तोड़फोड़ आगजनी भी की। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास में रखे सामान को भी लूट कर ले गए। हसीना की आवामी लीग सरकार के मंत्रियों, पार्टी सांसदों और नेताओं के ढाका और ढाका के बाहर स्थित आवासों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाया गया। बांग्लादेश में हो रही हिंसा के बीच आर्मी चीफ ने भीड़ से शांति की अपील की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ ने कहा कि देश में 48 घंटे के भीतर एक अंतरिम सरकार की स्थापना होगी। ইনশাআল্লাহ আপনাদের যত দাবি আছে সেই দাবিগুলো আমরা পূরণ করব এবং দেশে একটা শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে নিয়ে আসব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন এবং এখন একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে আমরা আমাদের কার্যক্রম পরিচালনা করব। দেশে একটা ক্রান্তিকাল চলছে। আমি সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে এখানে আমন্ত্রণ করেছিলাম।
इसी बीच शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया और आनंद फानन में देश छोड़कर भारत के हिंडन एयरपोर्ट पहुंची। फिलहाल हसीना दिल्ली के एक सेफ हाउस में रुकी हुई हैं। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच अंतरिम सरकार के प्रमुख की नियुक्ति की गई। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया। हसीना के देश छोड़ने के बाद भी बांग्लादेश में हिंसा नहीं थमी है। कई जगह आगजनी की घटना हुई, नेताओं, अधिकारियों और कई संस्थानों पर हमले हुए। हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया गया। वहीं बांग्लादेश में राजनीतिक उठापटक के बीच भारत में भी हलचल है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, जो चिंताजनक है। We are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. In the last 24 hours, we have also been in regular touch with the authorities in Dhaka. This is the situation as of now. I seek the understanding and support of the House in regard to sensitive issues regarding an important neighbor on which there has always been strong national consensus. उधर शेख हसीना के बेटे जॉय ने कहा कि उनकी मां भारत जाने से पहले इस्तीफा नहीं देना चाहती थी। जॉय ने ये भी कहा कि हसीना की आवामी लीग पार्टी अगला चुनाव लड़ेगी, जो 3 महीने के भीतर होना चाहिए। उन्होंने यकीन दिलाया कि चुनाव हुए तो आवामी लीग सत्ता में फिर से आएगी। अगर ऐसा नहीं भी होता तो वे विपक्ष में रहना चाहेंगे। সারা দেশে আমাদের ভাঙচুর হচ্ছে, লুটপাট হচ্ছে, আমাদের শহরের বাইরে আমাদের নেতাকর্মী, আমাদের আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের উপর হামলা চলছে। আওয়ামী লীগ হচ্ছে বাংলাদেশের সবথেকে পুরাতন গণতান্ত্রিক এবং সবথেকে বড় দল। আওয়ামী লীগ কিন্তু মরে যায়নি। আওয়ামী লীগ এই দেশকে, বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছে। আওয়ামী লীগকে শেষ করা সম্ভব না। আমরা বলেছিলাম যে আমার পরিবার আর রাজনীতি করবে না। बांग्लादेश में एक अनुमान है कि वहां लगभग 1.80 करोड़ युवाओं के पास नौकरियां नहीं हैं। यूनिवर्सिटी से पढ़े छात्रों में बेरोजगारी की दर और भी ज्यादा है। इससे असंतोष बढ़ा है। भारत के नजरिए से अगर देखें तो पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है। यहाँ पर समय समय पर घुसपैठ की खबरें आती रहती हैं। ऐसे में अगर यहाँ पर कोई कट्टर या अस्थिर सरकार बनती है तो आने वाला समय भारत के लिए काफी कठिन होगा। इससे पहले बांग्लादेश के बंटवारे के समय 1 करोड़ की तादाद में बांग्लादेश से लोग पश्चिम बंगाल में आए थे, जिनको लेकर आज तक भारत में राजनीति होती है। शरणार्थियों के आने से भारत को सावधानी पूर्वक निपटना होगा। इसके अलावा चीन की भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर होगी, क्योंकि वो भी बांग्लादेश संकट का फायदा उठाकर यहाँ पर पाकिस्तान को अधिक सक्रिय करना चाहेगा, जिससे भारत को अस्थिर करने में मदद मिल सके। शेख मुजीबुर रहमान ने भारत की मदद से बांग्लादेश की स्थापना की थी। साल 1971 में पाकिस्तान के जुल्मों का मुकाबला किया गया था। आज बांग्लादेश में प्रदर्शन के दौरान जिस तरह से पाकिस्तान के झंडे वाली तस्वीरें सामने आई हैं, वो भारत के लिए परेशान करने वाली हैं। बांग्लादेश की आवाम शुरू से 2 धड़ों में बटी रही है, जिसमें एक धड़ा कट्टरपंथियों का है, जो कि पाकिस्तानी सेना का जुर्म सहने के बावजूद आज भी उनके करीब है। दूसरा धड़ा शेख हसीना का है, जिनके खिलाफ आक्रोश की सारी सीमाएं आज पार हो चुकी हैं। बांग्लादेश का इतिहास रहा है कि जब भी अवामी लीग कमजोर पड़ती है या जनता पर उसकी पकड़ ढीली पड़ती है, तब तक बीएनपी और कट्टरपंथी ताकतें वहां मजबूत होती हैं। हालांकि इस वक्त बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के बाद सेना ने मोर्चा संभाला है, लेकिन बांग्लादेश के यदि हालात की बात करें तो ये सब कुछ इतना आसान नहीं है।
हसीना के लिए 5 अगस्त को लाखों की भीड़ ने जब शेख हसीना के पीएम आवास की ओर कूच किया, न सेना ने उन्हें रोका, न ही पुलिस ने कोई एक्शन लिया। शेख हसीना को भीड़ के भरोसे छोड़ दिया गया। गनीमत रही कि वे अपनी बहन के साथ समय रहते सुरक्षित स्थान यानी भारत आने में सफल रहीं। वे खुशकिस्मत हैं। 19 से अधिक बार वे मौत को चकमा देकर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने में कामयाब रही हैं। ये पहली बार नहीं है कि वे भारत में मदद के लिए आई हैं। पिता की हत्या के बाद जब उनके सर से छत छिन गई तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें 6 सालों तक भारत में शरण दी। वैसे हालिया हालात की बात करें तो विश्व की कोई भी सरकार शेख हसीना को शरण देने से कतरा रही है। अमेरिका और इंग्लैंड ने शरण देने से मना कर दिया है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे की राजनीति क्या है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सत्ता पलट के बाद बेघर हुई हसीना। भारत में हसीना ने ली शरण। कोई नहीं दे रहा हसीना को शरण। अमेरिका में मुंह मोड़ा, यूके ने की तौबा। कहां जाएंगी हसीना? आवामी लीग सरकार के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था और वे भारत में शरण ली हैं। ऐसे में बांग्लादेश छोड़कर भागी शेख हसीना को शरण देने में क्या है चुनौतियां, ये समझना जरूरी है। शेख हसीना के बांग्लादेश से पलायन के बाद अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि उनकी अंतिम मंजिल कहां होगी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि भारत हसीना की अंतिम मंजिल नहीं है। जयशंकर ने बताया है कि शेख हसीना ने बहुत कम नोटिस पर सामयिक तौर पर भारत आने की अनुमति मांगी थी। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद ने कहा कि उनकी मां ने किसी भी देश से राजनीतिक शरण नहीं मांगी है। ऐसे में सवाल उठता है कि शेख हसीना की मंजिल क्या होगी? क्या ब्रिटेन, अमेरिका या कोई पश्चिमी देश उनको राजनीतिक शरण देगा? माना जा रहा है कि शेख हसीना को पश्चिमी देशों में राजनीतिक शरण मिलना मुश्किल है। माना जा रहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर सुरक्षा बलों ने जिस तरह भारी बल प्रयोग किया और हसीना सरकार ने जिस तरह दमन और उत्पीड़न का रास्ता अपनाया, उस पर पश्चिमी देशों को भारी आपत्ति थी। अमेरिका ने बांग्लादेश में एयरबेस के लिए जमीन मांगी थी, लेकिन शेख हसीना ने इससे इनकार कर दिया था। अमेरिका इससे नाराज था। वैसे यही अमेरिका पाकिस्तान में इमरान खान की चुनी हुई सरकार को गिराने और आर्मी की मदद से शहबाज शरीफ की सरकार बनवाने के लिए आगे आया था। उसी अमेरिका को पाकिस्तान में लोकतंत्र दिखाई देता है और बांग्लादेश में सब कुछ अलोकतांत्रिक दिखाई देता है। कथित तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी बहन के साथ ब्रिटेन में शरण लेने की योजना बनाई थी, जहां उनके परिवार के सदस्य रहते हैं। हसीना ब्रिटेन में शरण मांग रही हैं, जहां उनकी बहन शेख रेहाना की बेटी ट्यूलिप सिद्दीक रहती है। वो ब्रिटेन की लेबर पार्टी और ब्रिटिश संसद की सदस्य भी है। हालांकि इसे लेकर अब तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है। अमेरिका ने भी कथित तौर पर हसीना का वीजा रद्द कर दिया है। वह अब यूएई और यूरोपीय देशों में शरण के लिए अपने विकल्प तलाश रही हैं। शेख हसीना लंबे वक्त तक भारत में रह सकती हैं, क्योंकि ब्रिटेन जाने की उनकी योजना अभी रंग लाती दिख नहीं रही है। लेकिन वो शरणार्थी स्टेटस के तहत भारत में नहीं रहेंगी। उन्हें भारत में रहने के लिए वीजा लेना होगा। भारत में शरण लेने को लेकर कोई शरणार्थी कानून नहीं है। भारत में जानबूझकर ऐसा कानून नहीं बनाया गया है। कानूनी स्थिति यह है कि हम किसी को भी शरणार्थी या शरण की स्थिति में नहीं रख सकते। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को भारत सरकार ने एक विशेष नीति के तहत शरण दी हुई है, लेकिन हमारे पास इसे लेकर कानून नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब भारत की दोस्ती बांग्लादेश और शेख हसीना के काम आई है। भारत ने कई मौके पर उनकी मदद की है। बांग्लादेश की उम्र अभी पूरे 53 साल की भी नहीं हुई है, लेकिन इसके जन्म से लेकर अब तक ऐसे कई मौके आए जब भारत नहीं होता तो बहुत भीषण घटना हो जाती। भारत के कारण ही 1971 में पाकिस्तान के चंगुल से पूर्वी पाकिस्तान छूटा और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। वो भारत ही है जिसने 1975 में बांग्लादेश बनाने वाले शेख मुजिबुर रहमान के पूरे परिवार के सामूहिक नरसंहार के बाद शेख हसीना और उनके परिवार को शरण देकर जान बचाई थी। 2009 में भी बांग्लादेश राइफल्स के विद्रोह के वक्त शेख हसीना की मदद करके बांग्लादेश को सैन्य अशांति में पड़ने से रोका गया था। अब भी वही भारत है जिसने संकट में घिरी शेख हसीना को पहले पनाह दिया है।
लेकिन अगर शेख हसीना की बात करें और बांग्लादेश की बात करें तो 1971 का साल भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के इतिहास में काफी अहमियत रखता है। उसी साल भारत ने बांग्लादेश को वो जख्म दिया था जिसकी टीस पाकिस्तान को हमेशा महसूस होती रहेगी। जी हाँ, ये वही साल था जब दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। 1971 के उस इतिहास को बदलने वाले युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को हुई थी। एक तरफ तो इंदिरा गांधी ने निर्वासित सैन्य और गुरिल्ला आंदोलन मुक्ति वाहिनी का समर्थन किया, जिसे भारतीय सेना द्वारा प्रशिक्षण फंडिंग की गई। फील्ड मार्शल मोनिक शाह के सलाह पर पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करने में थोड़ी देर भी की गई, जिसके लिए आज भी कई सैन्य विशेषज्ञ और कूटनीतिज्ञ इंदिरा की आलोचना करते हैं। बांग्लादेश में हुए नरसंहार से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अंतरात्मा जागृत हुई। हालांकि पाकिस्तान का एक प्रमुख सहयोगी अमेरिका चुप रहा। इंदिरा गांधी ने खुद जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम और अमेरिका का 21 दिवसीय दौरा किया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाकर युद्ध जीतने में सिर्फ 2 सप्ताह लगे। इंदिरा गांधी तब भी नहीं डरी जब अमेरिका ने अपना शक्तिशाली 7वां हिंद महासागर में बेड़ा भेज दिया। युद्ध जीतने के बाद संसद में इंदिरा गांधी के सम्मान में सांसदों ने खड़े होकर तालियां बजाई। आइए हम पाकिस्तान के 2 टुकड़े और बांग्लादेश के अस्तित्व में आने की पूरी कहानी जानते हैं। আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, আমরা দেশের মানুষের অধিকার চাই। साल 1947 में भारी हिंसा और तनाव के बीच भारत के बंटवारे के बाद 2 देश बने, जो थे भारत, पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान 2 हिस्सों में टूटा था, जो कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान थे। ये 2 हिस्से भी ज्यादा समय तक साथ नहीं रह सके और पाकिस्तान का एक हिस्सा बांग्लादेश बन गया। पूर्वी पाकिस्तान की आबादी बांग्ला भाषी थी तो पश्चिमी पाकिस्तान की आबादी उर्दू भाषी। देश के शासन प्रशासन पर पश्चिमी पाकिस्तान की ही चलती थी। वहीं के लोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर सेना तक में अहम पदों पर थे। जब उर्दू को राजभाषा घोषित किया गया तो बांग्ला भाषी पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में असंतोष और बढ़ गया। बढ़ते असंतोष के बीच पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान ने आवामी लीग नाम से पार्टी बनाई। 1970 के चुनाव में उनकी पार्टी को भारी जीत मिली, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभाव वाले सैनिक शासकों ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की जगह जेल में डाल दिया। इसी घटना को पाकिस्तान के विभाजन का बीज माना जाता है। पाकिस्तान में 1970 का चुनाव बांग्लादेश के अस्तित्व के लिए काफी अहम साबित हुआ। इस चुनाव में मुजीबुर रहमान की पार्टी पूर्वी पाकिस्तानी आवामी लीग ने जबरदस्त जीत हासिल की। पूर्वी पाकिस्तान की 169 से 167 सीट मुजीब की पार्टी को मिली। 313 सीटों वाली पाकिस्तानी संसद में मुजीब के पास सरकार बनाने के लिए जबरदस्त बहुमत था, लेकिन पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे पश्चिमी पाकिस्तान के लीडरों और सैन्य शासन को यह गवारा नहीं हुआ कि मुजीब पाकिस्तान पर शासन करे। मुजीब के साथ इस धोखे से पूर्वी पाकिस्तान में बगावत की आग तेज होती। लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने लगे। पाकिस्तान की सत्ता ने पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह को कुचलने के लिए सेना को बुला लिया। पूर्वी पाकिस्तान में आजादी का आंदोलन दिन ब दिन तेज होता जा रहा था। पाकिस्तान की सेना ने आंदोलन को दबाने के लिए अत्याचार का सहारा लिया। मार्च 1971 में पाकिस्तानी सेना ने क्रूरतापूर्वक अभियान शुरू किया। पूर्वी बंगाल में बड़े पैमाने पर अत्याचार किए गए। हत्या और रेप की इंतहा हो गई। Reports from India tonight say as many as 200 people have been killed in Bangladesh in the aftermath of a pre-dawn coup in which President Mujibur Rahman was shot to death in the presidential palace. The Bangladesh Prime Minister and 2 of his nephews also lost their lives. The newly installed President Kandakar Mushtaq Ahmed is thought to be relatively pro-Western. He changed the name of the country from the People's Republic of Bangladesh to the Islamic Republic of Bangladesh. मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी और टॉर्चर से बचने के लिए बड़ी संख्या में आवामी लीग के सदस्य भागकर भारत आ गए। शुरू में पाकिस्तानी सेना की 4 इन्फेंट्री ब्रिगेड अभियान में शामिल थी, लेकिन बाद में उसकी संख्या बढ़ती चली गई। भारत में शरणार्थी संकट बढ़ने लगा। 1 साल से भी कम समय के अंदर बांग्लादेश से करीब 1 करोड़ शरणार्थियों ने भागकर भारत के पश्चिम बंगाल में शरण ली।
इससे भारत पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया। माना जाता है कि मार्च 1971 के अंत में भारत सरकार ने मुक्ति वाहिनी की मदद करने का फैसला लिया। मुक्ति वाहिनी दरअसल पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सेना थी। मुक्ति वाहिनी में पूर्वी पाकिस्तान के सैनिक और हजारों नागरिक शामिल थे। Dhaka is now the free capital of a free country. The instrument of surrender was signed in Dhaka at 16:31 hours Indian Standard Time by Lieutenant General A.A.K. Niazi on behalf of the Pakistan Eastern Command. Lieutenant General Jagdeep Singh Arora, GOC in command of the Indian and Bangladesh forces in the Eastern Theatre, accepted the surrender. 31 मार्च 1971 को इंदिरा गांधी ने भारतीय संसद में भाषण देते हुए पूर्वी बंगाल के लोगों की मदद की बात कही थी। 29 जुलाई 1971 को भारतीय संसद में सार्वजनिक रूप से पूर्वी बंगाल के लड़ाकों की मदद करने की घोषणा की गई। भारतीय सेना ने अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर दी। इस तैयारी में मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों को प्रशिक्षण देना भी शामिल था। अक्टूबर-नवंबर 1971 के महीने में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके सलाहकारों ने यूरोप और अमेरिका का दौरा किया। उन्होंने दुनिया के लीडरों के सामने भारत के नजरिए को रखा, लेकिन इंदिरा गांधी और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के बीच बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। इंदिरा ने निक्सन से यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान ने सीमा पार भारत उकसावे की कार्रवाई जारी रखी तो भारत बदले की कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। पूर्वी पाकिस्तान संकट विस्फोटक स्थिति तक पहुंच गया। पश्चिमी पाकिस्तान में बड़े बड़े मार्च हुए और भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की मांग की गई। दूसरी तरफ भारतीय सैनिक पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर चौकसी बरते हुए थे। 23 नवंबर 1971 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खान ने पाकिस्तानियों से युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत पर हमला कर दिया। भारत के अमृतसर और आगरा समेत कई शहरों को निशाना बना। इसके साथ ही 1971 के भारत पाक युद्ध की शुरुआत हो गई। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना के आत्मसमर्पण और बांग्लादेश के जन्म के साथ युद्ध का समापन। 1971 में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाते हुए उसे तोड़कर 2 हिस्सों में बांट दिया। भारतीय सैन्य शक्ति और कूटनीति का ये चरमोत्कर्ष था। कहा जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इस काम के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें दुर्गा की उपाधि दी थी। 1971 की लड़ाई में भारतीय सेना के युद्ध कौशल और इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली भारतीय कूटनीति का कमाल ही था जो दुनिया ने देखा। आज भी जब 1971 युद्ध में 93,000 पाकिस्तानी फौजियों के सरेंडर वाली फोटो दिखाई देता है तो हर भारतीय अपनी ताकत के एहसास से भर जाता है। पर बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद उस ऐतिहासिक घटना का एक बार फिर से मूल्यांकन हो रहा है। भारतीय सेना ने दखल देकर पाकिस्तान को 1971 युद्ध में हराकर पूर्वी क्षेत्र के बंगालियों को उनका देश दिलाया था। हालांकि इस विद्रोह की चिंगारी अंदर से ही लगी थी। बांग्लादेश बनने के बाद इतिहास में पूर्वी पाकिस्तान के अंदर ऐसी 3 घटनाएं हुई थीं जिनके बाद बंगालियों ने पाकिस्तानी कहलाने से इनकार कर दिया और इसकी वजह से भारी रक्तपात और जनसंहार के बाद आखिरकार बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली। एक नजर इन्हीं 3 घटनाओं पर डालते हैं। আমার দেশ তোমার দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ আমার দেশ তোমার দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ। साल 1971 के युद्ध और भारतीय सेना के दखल से पहले पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में तनाव के कई कारण थे। यहाँ हम ऐसे 3 बड़े घटनाक्रमों और कारणों पर नजर डालने जा रहे हैं जिनके बाद पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों ने खुद को पाकिस्तानी मानने से इनकार कर दिया। साल 1948 में जब उर्दू को पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान दोनों की राज्य भाषा बनाई गई तो ये तय हो गया कि सभी सरकारी काम उर्दू में किए जाएंगे। पाकिस्तान के निर्माता कहलाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने उर्दू को बंगाली भाषी पाकिस्तानियों पर थोपते हुए कहा कि वह अब से उर्दू में ही कामकाज करेंगे, जो कि तनाव की एक बड़ी वजह बना। साल 1970 में भोला चक्रवात ने पूर्वी पाकिस्तान को तबाह कर दिया।
जिसमें एक ब्रिटिश रिपोर्ट के अनुसार लगभग 3 से 5 लाख लोग मारे गए। पश्चिमी पाकिस्तान में बैठी सरकार ने इस आपदा को नियोजित करने पर ठीक से ध्यान नहीं दिया और बंगालियों को भी भारी संकट से गुजरना पड़ा। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তারা আজ তার অধিকার চায়। पश्चिमी पाकिस्तान, जो कि आज का पाकिस्तान है, उसमें 1970 के चुनाव परिणामों को स्वीकार नहीं किया गया। इन चुनावों में बंगाली भाषी पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली अवामी लीग जीती थी। पूर्वी पाकिस्तान की सत्ता और नेता के स्वीकार न होने पर विरोध प्रदर्शन बढ़ गए। 7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने एक भाषण दिया कि अगर लोगों के मत को स्वीकार नहीं किया गया तो आने वाले समय में पूर्वी पाकिस्तान अपना अलग बांग्ला मुल्क बनाएगा। জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে, তারপরে বিবেচনা করে দেখব আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে অ্যাসেম্বলিতে বসার আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না। बंगाली मुस्लिमों के विद्रोह को कुचलने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान ने सेना का इस्तेमाल किया। बड़े पैमाने पर बलात्कार और हत्या की घटनाएं हुई और भारत में लाखों बंगाली लोग भागकर शरण लेने लगे। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना को युद्ध की तैयारी के आदेश दिए और इस बीच बंगाली मुक्ति वाहिनी लड़ाकों को भी पाकिस्तान से युद्ध की ट्रेनिंग दी। साल 1971 में भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान के अंदर गई और हार के बादल मंडराते देख 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद बांग्लादेश स्वतंत्र देश बना और शेख मुजीबुर रहमान उसके पहले प्रधानमंत्री बने। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ मुजीबुर रहमान की नज़दीकी दोस्ती थी। उन्होंने अपने देश को विकसित करने के प्रयास करने शुरू किए और इस दौरान शेख मुजीबुर रहमान ने राष्ट्रीयकरण पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। देश के राष्ट्रपति होने के नाते उनका सारा फोकस केंद्रीय राजनीति पर था, लेकिन धीरे धीरे उनके खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा। स्थानीय स्तर पर चुनाव नहीं कराए गए। मुजीब पर सरकार में भाई भतीजावाद करने के भी आरोप लगने शुरू हो गए। बांग्लादेश एक नए तरह के सशस्त्र मार्क्सवादी आंदोलन का उभार भी देख रहा था। 4 साल बीतते बीतते कई धड़ों में मुजीब के खिलाफ गुस्सा पनप गया था। इसमें सेना के कुछ अधिकारी भी शामिल थे। 1965-66 के बजट में मुजीब सरकार की रक्षा वाहिनी के लिए आवंटन बढ़ाकर 13% कर दिया गया, जो कि पाकिस्तान अवधि के दौरान 50 से 60% था। इस असंतोष को मुजीबर की हत्या के कारणों में से एक माना जाता है। उधर बांग्लादेश में इतिहास ने खुद को दोहराया ही है। एक बार फिर से देश में तख्ता पलट हुआ है और इस बार भी सेना की असंतुष्ट बागी टुकड़ी ही सूत्रधार रही है। परिवार भी वही शेख मुजीबुर रहमान का। 49 साल पहले 1.5 घंटे की बगावत ने पूरी दुनिया को सहमा दिया था और इस बार भी 15 साल से सत्ता संभाल रही शेख हसीना पर कुछ ही घंटे भारी पड़े। साल 1975 में शेख मुजीबर की हत्या हुई थी और परिवार के 8 लोग भी मारे गए थे। शेख मुजीब ने जिस देश को आज़ादी दिलाई थी और बंग बंधु की उपाधि पाई थी, उसी देश की भीड़ या कह सकते हैं बागी सेना ने उनकी जान ले ली और आज उनकी बेटी की जान की दुश्मन बनी हुई है। अगस्त 1975 के आरंभिक विद्रोह से लेकर 2024 के सबसे हालिया हिंसक प्रदर्शन तक बांग्लादेश ने कई सैन्य तख्ता पलट देखे हैं। शेख हसीना ने देश छोड़ा है और उनके साथ ऐसा पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार हुआ है। आइए हम इन विद्रोहों और तख्ता पलटों पर नजर डालते हैं। बांग्लादेश में बगावत का कुचक्र
हत्या, सियासत और तख्ता पलट। बांग्लादेश में सत्ता पलट का खूनी खेल। उन्नीस बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम। 1970 में पाकिस्तान, जो कि तत्कालीन पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान था, उसमें आम चुनाव में मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में 162 में से 160 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत दर्ज किया और जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपीपी पार्टी ने पश्चिमी पाकिस्तान में 138 में से 81 सीटें जीती। अवामी लीग की जीत के बावजूद पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल आया खान ने मुजीबुर रहमान को सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। इससे पूरे पूर्वी पाकिस्तान में अशांति फैल गई। यहाँ पर पहले से ही लोगों पर उर्दू थोपने के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा था। इसी दौरान बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम शुरू हुआ। 15 अगस्त 1975 पहला सत्ता पलट, शेख मुजीबुर रहमान की हत्या। 1975 में बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान की उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों के साथ एक सैन्य तख्तापलट में हत्या कर दी गई, जिसके बाद सैन्य शासन की एक लंबी अवधि शुरू हुई। उसी वर्ष 2 और सत्ता पलट हुए, जिनकी शुरुआत नवंबर में जनरल जियाउर रहमान के सत्ता पर कब्जा करने से शुरू हुई। 3 नवंबर 1975 दूसरा सत्ता पलट, ब्रिगेडियर खालिद मुशर्रफ ने किया सत्ता पलट। हालांकि नए शासक लंबे समय तक सत्ता में नहीं रहे। 3 नवंबर को ब्रिगेडियर खालिद मुशर्रफ ने एक और तख्ता पलट को लीड किया और खुद को नया सेना प्रमुख नियुक्त किया। मुशर्रफ को मुजीब के सपोर्टर के रूप में भी जाना जाता था। उन्होंने जियाउर रहमान को घर में नजरबंद कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि बंग बंधु की हत्या के पीछे जियाउर रहमान का हाथ था। 7 नवंबर 1975 तीसरा तख्ता पलट, सैनिक और जन क्रांति। फिर 7 नवंबर को तीसरा तख्ता पलट हुआ। इसे वामपंथी सेना के जवानों ने जातीय समाजतांत्रिक दल के वामपंथी राजनेताओं के सहयोग से शुरू किया था। इस हत्या को सिपाही जनता विप्लव या सैनिक और जन क्रांति के नाम से जाना गया। मुशर्रफ की हत्या कर दी गई और जियाउर रहमान राष्ट्रपति बन गए। जियाउर रहमान ने 1978 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का गठन किया, जिसने उस साल का आम चुनाव जीता। लेकिन 1981 में मेजर जनरल मंजूर के नेतृत्व में एक विद्रोही सेना यूनिट ने उन्हें सत्ता से हटा दिया। इन विद्रोहियों ने राष्ट्रपति जियाउर रहमान पर उन सैनिकों का पक्ष लेने का आरोप लगाया जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भाग नहीं लिया और जो आजादी के बाद पश्चिमी पाकिस्तान से आए थे। 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 1977 जियाउर रहमान की हत्या का असफल तख्ता पलट का प्रयास। जियाउर रहमान पर कई बार हत्या का प्रयास किया गया, जिसमें JAL फ्लाइट 472 के अपहरण से शुरू हुई घटनाएं भी शामिल हैं। 30 मई 1981 जियाउर रहमान की चटगांव में सैन्य अधिकारियों ने हत्या की। 30 मई 1981 को रहमान की हत्या विरोधियों द्वारा कर दी गई, जिन्होंने चटगांव स्थित सरकारी गेस्ट हाउस पर हमला किया जहां वे ठहरे थे। हालांकि यह हिंसा केवल कुछ सैन्य अधिकारियों द्वारा की गई, फिर भी सेना का अधिकांश हिस्सा वफादार रहा और उन्होंने विद्रोह को दबा दिया। 24 मार्च 1982 चौथा सत्ता पलट, राष्ट्रपति अब्दुल सत्तार का तख्ता पलट। 24 मार्च 1982 को तत्कालीन सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद ने तख्ता पलट करके सत्ता संभाली और संविधान को निलंबित कर दिया। मार्शल लॉ भी लागू कर दिया गया। उन्होंने राष्ट्रपति अब्दुल सत्तार की सत्ता को उखाड़ फेंका, जो जियाउर रहमान के उत्तराधिकारी बने। हालांकि इस बार कोई खून खराबा नहीं हुआ। इरशाद ने 1986 में जातीय पार्टी की स्थापना की थी और 1982 में तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश के पहले आम चुनाव की अनुमति दी थी। उनकी पार्टी ने बहुमत हासिल किया और इरशाद 1990 तक राष्ट्रपति बने रहे। देश में लोकतंत्र के समर्थन में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा। 9 मई 1996
लेफ्टिनेंट जनरल अबू सालेह मोहम्मद नसीम का तख्ता पलट का प्रयास। 19 मई 1996 को बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार के राष्ट्रपति अब्दुल रहमान विश्वास ने लेफ्टिनेंट जनरल अबू सालेह मोहम्मद नसीम को 2 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को जबरन सेवानिवृत्त करने का आदेश दिया। नसीम का तख्ता पलट असफल रहा क्योंकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 11 जनवरी 2007 पांचवा तख्ता पलट। लेफ्टिनेंट जनरल मोइन अहमद ने सैन्य तख्ता पलट किया। 11 जनवरी 2007 को सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मोइन अहमद ने एक सैन्य तख्ता पलट का नेतृत्व किया जिसमें एक सैन्य समर्थित कार्यवाहक सरकार का गठन हुआ। इकोनॉमिस्ट फखरुद्दीन अहमद को सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया, जबकि राष्ट्रपति याजुद्दीन अहमद को अपना राष्ट्रपति पद बनाए रखने के लिए मजबूर किया गया। 25 से 26 फरवरी 2009 बांग्लादेश राइफल्स विद्रोह। 56 सैन्य अधिकारी और 17 नागरिक मारे गए। बांग्लादेश राइफल्स या बीडीआर के एक वर्ग ने 25 और 26 फरवरी 2009 को ढाका में विद्रोह किया। विद्रोही बीडीआर सैनिकों ने पिलखाना में बीडीआर मुख्यालय पर कब्जा किया, जिसमें बीडीआर के महानिदेशक शकील अहमद सहित 56 अन्य सैन्य अधिकारी और 17 नागरिक मारे गए। उन्होंने नागरिकों पर भी गोलीबारी की। 11 से 12 जनवरी 2012 तख्ता पलट का प्रयास विफल। इस तख्ता पलट की योजना बांग्लादेश में इस्लामी कानून स्थापित करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन बांग्लादेश सेना ने इसे रोक दिया। इसके बाद मोइन ने सेना प्रमुख के रूप में अपना कार्यकाल 1 साल और कार्यवाहक सरकार का शासन 2 साल के लिए बढ़ा दिया। दिसंबर में राष्ट्रीय चुनाव होने के बाद 2008 में सेना का शासन समाप्त हो गया और शेख हसीना सत्ता में आई। साल 2008 के बाद अब एक बार फिर बांग्लादेश की सत्ता सेना के हाथों पहुंच गई है। दुनिया में ऐसा तख्ता पलट पहली बार नहीं हुआ है। शासकों के तख्ता पलट का इतिहास तो यूं लंबा रहा है। दुनिया भर के नेताओं का तख्ता पलट उन्हीं के सिपाह सलाहकारों, मंत्रियों और जनता ने किया है। सद्दाम हुसैन इराक के तानाशाह थे। 2003 तक सद्दाम हुसैन ने इराक पर राज किया था, लेकिन अमेरिका ने हमला कर उन्हें पकड़ लिया और फांसी की सजा दे डाली। उधर पाकिस्तान में तो कई बार तख्ता पलट हुआ है। अंतिम तख्ता पलट परवेज मुशर्रफ ने किया था। लीबिया के मुअम्मर अल गद्दाफी आज भी लोगों के जहन में जिंदा हैं। 2011 में जिस जनता ने उन्हें सिर पर बिठाया था, उसी जनता ने गद्दाफी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। तो सवाल ये है कि आखिर बांग्लादेश के हालत से भारत के लिए सीख क्या मिली है। बांग्लादेश की औसत कमाई ज्यादा है, लेकिन वहां नौकरियों की कमियां हैं। बांग्लादेश की आर्थिक तरक्की का फायदा वहां के ज्यादातर लोगों तक नहीं पहुंचा है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर भारी खर्च से जीडीपी तो बढ़ी, लेकिन प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ा, लेकिन इसका असर आम लोगों के जीवन पर नहीं पड़ रहा। खाने पीने की चीज़ों और दूसरी ज़रूरत की चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। नौकरियां भी उतनी बढ़ी नहीं हैं। भारत दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन बांग्लादेश के घटनाक्रम से उसे सबक लेने की ज़रूरत है। भारत की औसत विकास दर भले ही 7% के आसपास हो, लेकिन 136 की ग्लोबल रैंकिंग के साथ प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम अभी भी गरीब देश हैं। G20 ही नहीं, ब्रिक्स के देशों में भी हम भारतीय गरीब हैं। ये स्थिति बदलने की ज़रूरत है। बांग्लादेश में असंतोष के कारणों में ऊंची बात जो रही है बेरोजगारी दर का बढ़ना रहा है। भारत को समय रहते ही स्थिति से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। आरक्षण से जुड़ी विभाजनकारी सियासत पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। हमें पाकिस्तान के विघटनकारी मंसूबों को भी समझना होगा और उसी हिसाब से हम अपनी विदेश नीति बनानी होगी। वैसे हमारे देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं इतनी मजबूत हैं कि सत्ता पलट तो नहीं हो सकता, लेकिन विरोध और आक्रोश सरकार प्रशासन को प्रभावित जरूर कर सकता है। तो आज के इस विशेष में ही बस इतना ही, और बांग्लादेश से इतना कुछ सीखते हुए अपने देश में समरसता कैसे बनाए रखा जाए, आपसी संवाद की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, इन सब चीज़ों पर आप भी विचार करें और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।